बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको और वेलकम भी करेंगे अपने शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जुम्मे की आपने मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। हमारी तरफ से भी आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा नाम आयशा यूसुफ। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अपने घरों में महफूज भी हैं। इससे पहले मैं आपका हाल अहवाल पूछूं, आयशा से भी पूछ लेती हूँ। आयशा, आप ठीक हैं, खैरियत से? परफेक्ट। आप मुझे लग नहीं रही थी, मैंने कहा शायद कह रही है कि जिस वक्त तबीयत थोड़ी डाउन हो ना, उस वक्त तो अपने आप को बार बार बताना चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि आप दूसरों को नहीं, आप अपने आप को बता रहे हैं। देन आप प्रिटेंड करते करते फील करना शुरू कर देते हैं कि आप ठीक है। बिल्कुल, तो मैं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, हम आज टेक्नोलॉजी की हमने शुरू में बात करनी है। टेक्नोलॉजी से साथ ही मैंने टेक्नोलॉजी की इतनी रच बस गई है ना टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगियों के अंदर। ये कहती है सुबह आते साथ कहती है, आयशा आपको पता है ये खबर आ रही है, ये नई टेक्नोलॉजी है। आप क्यों भागती हैं टेक्नोलॉजी से? मुझे डर लगता है क्योंकि पता चले हमारी डरना छोड़ दें, ये हमारी जिंदगियों का जितना हिस्सा बन चुकी है और आगे आने वाले दिनों में और जितना इसने हमारी जिंदगियों में कहते हैं ना कि अंदर मजीद इसने पेनिट्रेट कर जाना है। क्योंकि मारूफ टेक्नोलॉजी की जो कंपनी है मेटा, उसने अपने पहले कंज्यूमर स्मार्ट ग्लासेस मुतारिफ करवा दिए हैं। आपको पता है कि ये स्मार्ट ग्लासेस, मैंने वैसे इसकी फुटेज भी देखी है और इनमें बिल्ट इन डिस्प्ले मौजूद है। ये नई एनक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर की एक बड़ी तख्लीक है। सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसे लॉन्च किया है और इसकी कीमत $799, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में हम देखें तो 2,27,000 रुपए बनते हैं। यानी 30 सितंबर से दस्तयाब होगी। आप खरीदेंगी? मेरा दिल कर रहा खरीदने का, लेकिन पहले मैं देखना चाहूंगी कि जो बाकी लोग खरीद रहे हैं ना, वो पब्लिक में इसको यूज करते हुए कैसा महसूस करेंगे। क्योंकि वो बिल्ट इन डिस्प्ले की जब वो बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हम ये लें कि जिस तरह से एक कंप्यूटर का डिस्प्ले हमारे सामने होता है, तो इसका मतलब है कि आप अजीब से ना ग्लासेस लगा के यूं अलग दुनिया में चल रहे जब कर रहे होंगे तो फिर आप अजीब नहीं लगेंगे, पागल लगेंगे। मुझे लगेगा कि ना ये लोग कहेंगे कि अच्छा, मेरा एक सवाल है। नॉर्मली हम कहते हैं कि गैजेट्स इस्तेमाल करने से आपकी आई साइट पे फर्क पड़ता है, तो ज्यादा देर वो नहीं इस्तेमाल कर, आपकी आंखों के पास ही वो लगा हुआ हो, अगर वो आपकी मुझे लगता है वो स्क्रीन्स इस तरह की आ गई हैं जो प्रोटेक्टिव स्क्रीन्स होती हैं, लेकिन इसके फीचर्स जो हैं वो बड़े जबरदस्त हैं अभी तक जो हमें पता चला है। लेट्स सी कौन कौन से आपको बताते हैं। ये स्मार्ट ग्लासेस जो, इनका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इन्हें पहनकर आप बासानी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ भी रह सकते हैं और साथ ही जो एक बहुत ही जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी ताकत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियोस, तस्वीरें बनाना, फोन कॉल्स अटेंड करना, मैसेजेस करना या फिर ईमेल्स का रिप्लाई करना, ये सब कुछ जो है ना आप एआई से पूछकर, उसे कमांड देकर, उसे प्रॉम्प्ट देकर सब कुछ कर सकते हैं। मतलब आपको ना अब इतना भी करना नहीं पड़ेगा कि फोन उठा के देखना पड़े कि टाइम क्या हुआ, आपको सब कुछ सामने नजर आ रहा है। अंदाजा करें जरा दुनिया किधर से किधर चली जाएगी। आयशा, मुझे लगता है आप इमेजिन कर सकती हैं 2050 में क्या टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है इंसान बहुत ही ज्यादा सुस्त हो जाएगा और उसको तो मतलब उठना जो है ना वो भी एक लग्जरी बन जाएगा उसके लिए। मुझे हर चीज अगर आपके टेबल पे पड़ी हुई हो, कुछ तो थके आप, उठ के थोड़ा सा जाके घरों में रुक फिर इमेजिन करें, पानी आपको वो ला के दे रहे हैं, चाय ला के दे रहे हैं। बहुत ही ज्यादा ना सुस्त तरीन लोग बन जाएंगे। वैसे अभी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि हमारी नई जनरेशन जो है ना वो इस तरफ जाती जा रही हैं, लेकिन अब आपने खुद अपने आप को डिसिप्लिन करना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होता रहे, साथ साथ आपकी रोजमर्रा जिंदगी जो है ना वो भी एक हेल्दी तरीके से चलती रहे। बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कंप्लीटली रिलायंट हो जाएंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर। जी हाँ, दुनिया की तरफ जा रही, नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। जेन जी जनरेशन जो है ना वो पहले से बहुत ज्यादा तेज है, हमारी जनरेशन से बहुत आगे है। अब जेन जी की बात करें तो नेपाल लिए चलते हैं, जहाँ पर कहते हैं ना जेन जी ने इनकलाब दुनिया भर में बर्पा कर दिया और उसका चर्चा भी हो रहा है। लेकिन अब तो जेन जी ने नए तरीके से इलेक्शन भी करा दिए। आपको पता है कि इलेक्शन भी जेन जी नए तरीके से करा रहे हैं, बताएं जरा कैसे? अच्छा, वो जनरेशन जी जो है, जेन जी जो है, उसने अपनी पहली खातून वज़ीर आज़म का डिस्कवर्ड पर इंतखाब किया है। माजूल वज़ीर आज़म ओली के इस्तीफे के बाद मुजाहिरीन ने अमरीकी चैट ऐप डिस्कॉर्ड पर अपने अगले इक़दामात की मनसूबाबंदी शुरू की थी और दुनिया भर में हुक्मरानों का इंतखाब अमूमन रिवायती तरीकों से, जैसे कि आपको पता है कि बैलेटिंग से, वोटिंग के जरिए, पोस्टल बैलेट के जरिए किया जाता है, लेकिन पहली मरतबा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी किया गया है। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और मेरे लिए भी बिल्कुल एक नई चीज़ है, क्योंकि ये आपसे ही मुझे पता चली है, इससे पहले मैंने देखी नहीं थी। मैंने भी नहीं देखी थी। ये दुनिया में मेरे ख्याल से पहली दफ़ा ही हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए अगर वज़ीर आज़म का इंतखाब है। बहरहाल जी, नेपाल में जहाँ हालिया अवामी एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, आपको पता है कि जिसके नतीजे में सदर, वज़ीर आज़म और जो दीगर वज़रा हैं वो मुस्ताफ़ी होकर मुल्क से फ़रार हो गए और जलाओ घिराव भी हमने देखा पूरे मुल्क में। उसके बाद जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनको बुरी तौर पर वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब किया गया और इंतखाबी अमल में सबसे हैरान कुन पहलू ये है कि सुशीला कार्की को रिवायती तरीके से नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कार्ड के जरिए मुंतखब किया गया और शीला कार्की का इंतखाब का
फैसला नेपाल में इनकलाब लाने वाले जेन जी मुजाहिरीन ने चैट ऐप डिस्कॉर्ड पर किया है। बिल्कुल, एक सर्वर उन्होंने बनाया जिसके जरिए यूथ अगेंस्ट करप्शन का नाम इसको दिया गया और इस सर्वर पर अरकान की तादाद मुख्तसर अरसे में 1,30,000 से तजावुज़ कर चुकी है। इस सर्वर में मुख्तलिफ चैनल्स कायम किए गए थे जिनके जरिए एहतजाजी दौर में खबरें, ज़मीनी हकाइक, हेल्पलाइंस, फैक्ट चेकिंग, अपडेट्स फराहम की जाती रही और इस तरह ये प्लेटफॉर्म जो है जेनजी तहरीक का कमांड सेंटर भी बन चुका था। जस्ट इमेजिन, जेनजी जो थी ना नेपाल के अंदर, उन्होंने कहा कि हमने किसी भी चीज़ पर रिलाई नहीं करना, हमने मीडिया पर रिलाई नहीं करना, हमने सोशल मीडिया पर रिलाई नहीं करना, हम अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और उसी के ऊपर हम सिर्फ ट्रस्ट करेंगे और किसी चीज पर उनको ट्रस्ट नहीं रहा। देखें ना, एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। इतने अरसे से वो किस कर्ब से गुजर रहे होंगे, उनकी जनरेशन दर जनरेशन, क्योंकि ये तब्दीली ऐसे ही नहीं आती है, इनकलाब ऐसे ही नहीं आते, कोई मसले होते हैं। अब पाकिस्तान में हम इमेजिन कर सकते हैं इनकलाब आएगा कुछ आने वाले दिन? आई डोंट नो, मेरे ख्याल से मुस्कुराहट ही काफी। आगे बढ़ जाते हैं और आपको बताते हैं कि उस सरजमीन पर जीने की वजूहात जो है वो ये है कि ये ज़मीनों की सरदार है। ये वो नज़म है जिसने एक मरतबा फिर से सबको अश्कबार कर दिया है। ये नज़म ऑन दिस लैंड देयर आर रीजंस टू लिव, फ़लस्तीनी शायर महमूद दरवेश ने लिखी है, जिसे बरतानवी अदाकार ने एक फ़ंड रेजिंग तकरीब में पढ़ा, जिसे सुनकर शुरा की आंखें जो है ना वो भीग गई थी। ज़रा देखते हैं। Reasons to live. The return of April, the smell of bread at early dawn, the thoughts of women about their men, the writings of Aeschylus, the beginning of love, moss clinging to a stone, mothers balancing on the notes of a flute and लंदन के वेम्बले एरेना में मुनाकिदा एक बड़ा फंड रेजिंग कॉन्सर्ट टुगेदर फॉर फ़लस्तीन के नाम से मुनाकिद हुआ और इसमें मशहूर बरतानवी अदाकार और मारूफ फ़लस्तीनी शायर महमूद दरवेश की उन्होंने नज़म पढ़ी और इस कॉन्सर्ट में शहरियों ने दिल खोल कर अतियात दिए और $2 मिलियन इकट्ठे हुए जो फ़लस्तीनी इमदाद और फलाही कामों को दिए जाएंगे। तो ज़बरदस्त हो गया जी। लोगों के अंदर अभी भी एहसास है और जो वहाँ पर शुरका थे वो अगर उनकी आंखों में आंसू थे, ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर अभी भी दर्द दिल है, सारी दुनिया के ज़मीर अभी सोए नहीं हैं। बहुत ही बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, हज़ारों की तादाद में। वेम्बले एरिना था ये और यहाँ पर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो थे वो आए, उन्होंने अपनी अपनी जो स्पीचेस थी वो की। मेहदी हसन बहुत ही फेमस सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी तमाम सहाफ़ियों को जिन्होंने शहादत हासिल की है उनको खराज तहसीन पेश किया और ये एक बहुत बड़ा एक मंजर था दुनिया के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। इस वक्त गज़ा में और फ़लस्तीन में जो इस वक्त सिचुएशन है उसको दुनिया देख भी रही है और उसका एहसास भी कर रही है। लेकिन एक मुल्क जो है ना, या फिर हम कहें कि उस मुल्क के अंदर ही काफ़ी कुछ हो रहा है जो गज़ा के लोगों के लिए किया जा रहा है, लेकिन उसकी जो है ना वो फ़लस्तीन इजराइल के आगे मुकम्मल तौर पर हमें बेबस नज़र आ रही है। मैं अमेरिका की बात करी हूँ जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो गज़ा का मामला है वो एक मरतबा फिर से वीटो कर दिया। करारदाद के हक़ में सलामती काउंसिल के 14 अरकान ने वोट दिए। 4 वीटो पावर्स ने भी फौरी जंगबंदी और गज़ा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खुराक की फराहमी का मुतालबा किया। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि पहले ही ये वाज़ेह है कि यह करारदाद नाकाबिल कबूल है। हमास यरगमारियों को रिहा करे, हथियार डाल दे तो जंग आज ही ख़त्म हो सकती है। आपको पता है इसराइल ने जो कतर पर अटैक किया था उसमें सारी दुनिया कह रही थी कि ये हो ही नहीं सकता कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व ना हो या अमेरिका को पता ना हो। तो फिर यही वो बात है ना कि आप बैक कर रहे हैं ऐसे मुल्क को जो दरअंदाजी कर रहा है और सारी दुनिया देख रही है। ये नहीं है कि कोई मुल्क को पता नहीं है। अब ये आग जिस तरह से फैल रही है अरब ममालिक की तरफ भी आ रही है, तो कोई भी मुल्क और कोई भी शख्स शायद ये मानने को तैयार नहीं था कि अमेरिका को इस कानो कान खबर ना हो कि आप कर क्या रहे हैं। अमेरिका की हम कह सकते हैं कि पुष्पनाही जो है ना वो हासिल थी इसराइल को और अभी तक हासिल है, इसीलिए वो शायद ये सब कुछ कर रहे हैं। और अगर इसका दूसरा पहलू हम देखें कि अमेरिका भी शायद इसराइल के आगे जो है ना वो बेबस होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि मामला किस तरफ जाता है, क्योंकि सिचुएशन ये है कि शायद कुछ बचा नहीं है अब बचाने के लिए। तो आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं। एक और स्कार्सिटी की बात करते हैं जो कि पानी से मुतालिक है। वाटर रिसाइकलिंग अब तेज़ी से जो है वो गैर मुतवाज़न होती जा रही है, शदीद होती जा रही है, कभी सैलाब और बारिशों की सूरत में और कभी शदीद खुश्क साली की शक्ल में। आलमी मौसमियाती इदारे WMMO की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पानी की कमी और ज़्यादती के ये असरात मईशत और मुआशरे पर गहरे और मनफी नताइज भी डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दुनिया के सिर्फ 1/3 दरिया के
बेसिन नॉर्मल हालात में थे और बाकी या तो औसत से ज़्यादा या औसत से कम पानी की सूरत हाल से दोचार हैं। और ये मुसलसल छठा साल है जब पानी के वसाइल में नुमायां अदम तवाज़ुन देखा गया है और दुनिया के तकरीबन 3.6 अरब आबादी ऐसी है जिसको हर साल कम अज़ कम 1 महीने के लिए पानी की रसाई जो है वो नाकाफी है या कमी का सामना उनको करना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे है। और अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त फ्लड्स की भी सिचुएशन है। बारिशें मामूल से बहुत हद तक ज़्यादा हुई हैं। जस्ट इमेजिन अगर हमारे पास बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर्स मौजूद होते, ऐसे जगह मौजूद होती, ऐसे डैम्स मौजूद होते, छोटे बड़े डैम जिनके अंदर हम इनको ज़ख़ीरा कर सकते तो पाकिस्तान अपने आप को बचा सकता था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब जनाब इस चीज़ की भी कमी है कि हम वाटर रिजर्वायर्स जो है ना वो किस तरह से मरे। ऐसे इस रिपोर्ट के बाद क्या किया जाता है और इस रिपोर्ट को सीरियस लिया भी जाता है या नहीं लिया जाता, वी डोंट नो दैट। हमारा काम था आप तक पहुंचाना, वो हमने पहुंचा दिया। अच्छा जी, मुल्क में इस वक्त सिचुएशन फ्लड्स की क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सिंध में सैलाब जो है वो बदस्तूर तबाही मचा रहा है। जिला दादू की तहसील मेहड़ से आने वाला सैलाबी रेला जो है वो आज लाड़काना के सेवन बचाओ बंद से टकराएगा, जिसके पेश नजर मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी इस वक्त भी की जा रही है। अच्छा, दादू मोरो पुल पर पानी की सतह में इजाफा देखा जा रहा है जिसके बायस मेहड़ और दादू तहसील के कच्चे के जो इलाके हैं वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और इसके साथ साथ नौ गोट में ज़मींदारी बंद जो है वहाँ पर शगाफ पड़ गया है जिसके नतीजे में मजीद 4 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कपास है, तिल है और दीगर फसलें इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही हैं और ज़िले में सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 46 तक जा पहुँची है। देहात का मेहड़ और दादू से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हुआ है। उधर दरिया सिंध में सखर बैराज है जहाँ पर 24 घंटों के दौरान पानी के बहाव में 24,000 क्यूसिक की कमी रिकॉर्ड की गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से पानी जो है वो उतरना शुरू हो गया या फिर आगे समुद्र की तरफ जो है वो जा रहा है, जो खुशाइंद है। हुकाम ये बता रहे हैं कि आइंदा 24 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम है क्योंकि सखर बैराज पानी के बहाव में मजीद कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। और हुकाम ये भी बता रहे हैं कि सैलाबी रेला जो है वो पीर मंगल तक कोटरी बैराज भी पहुंचेगा। इस सारी सिचुएशन के ऊपर कुछ मजीद जान लेते हैं क्या हो सकता है, फूट किया जा रहा है और हमारे इदारे जो हैं वो कितने ज़्यादा तैयार हैं। हमारे साथ इस वक्त NDMA एक्सपर्ट, टेक एक्सपर्ट ज़हरा हसन साहिबा मौजूद हैं। आप अक्सर इनको हमारे शोज़ में देखने। ज़हरा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ऑफकोर्स क्वेश्चन जो हैं ऑलमोस्ट वही होंगे जो हर मरतबा हम आपसे करते हैं, लेकिन सिचुएशन क्योंकि लम्हा बलम्हा तब्दील होती जा रही है तो अपडेट्स लेना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त NDMA के पास क्या अपडेट्स आ रही हैं सिंध से और मुख्तलिफ जो बैराज हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है, कहाँ पर पानी ज़्यादा है और किधर की तरफ ट्रैवल कर रहा है? अभी ये जो पिछले स्पेल की वजह से जो ईस्टर्न रिवर्स में हमने तुगयानी देखी थी जो कि अभी तमाम दरियाओं में अपस्ट्रीम पे वहां पे सिचुएशन जो है नॉर्मल हो चुकी है। पानी रिसीड कर गया है। पंजनत पे, जलालपुर, पीरवाला में हमने देखा था काफी इरिटेशन हुई थी, लेकिन अभी वो पानी रिसीड करके जो है वो जो स्ट्रेस था जो कि पंजाब में था वो भी ट्रांसफर कर गया सिंध की तरफ। अभी पिछले दिनों में जो गुद्दू और सखर बैराज पे जो है वो मैक्सिमम पीक भी जो है वो क्रॉस कर चुके हैं जो कि 5 से 5.5 इवन 6 लाख तक जो है गुद्दू बैराज जो है उसकी पीक गई थी, लेकिन अभी वो भी रिसीडिंग और फॉलिंग ट्रेंड पे है। अभी जो स्ट्रेस जा रहा है और जो पानी का ये जो वेव है और रेला ये कोटरी की तरफ जो है अगले 5 दिनों में जो है वहां पे जो है ये पहुंच जाएगा और उसकी जो मैक्सिमम पीक जो हम फोर्सी कर रहे हैं जो कि कोटरी की अपनी कैपेसिटी जो है वो 8.5 लाख क्यूसेक है, लेकिन वहां पे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगले 5-6 दिनों में जो पहुंचेगा पानी का जो मैक्सिमम पीक अटेन करेगा कोटरी बैराज वो 3.5 से 4 लाख होगी जो कि मीडियम लेवल ऑफ फ्लड कैटेगरी में शामिल है। अच्छा ज़हरा, ये थोड़ा सा बताइएगा जो शहरी इलाके हैं या जो रिहायशी इलाके हैं कौन कौन से ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं? आप अभी बैराजेस का बता रही थी, तो किन इलाकों में पानी जा सकता है, अभी भी खतरा है? देखिए, अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध के एडजॉइनिंग ये जो सखर, गुद्दू, कोटरी बैराज के एडजॉइनिंग में जितने एरियाज हैं, चाहे वो कंदकोट हो, घुड़की हो, कश्मोर हो, उबारो हो, अपस्ट्रीम जो रुझान जो कि एक मेनली जो हमने तहसील देखी है वहां पर काफी जो लोकलाइज ब्लीचिंग भी हुई है, उधर पानी जो है काफी इनडेट हुआ है। अभी दादू का आपने जिक्र किया, बिल्कुल वहां पे पर्टिकुलरली जो भी सबब्स एरिया हैं जो कि एम्बैंकमेंट्स में आ रहे हैं, फ्लड प्लेन में आ रहे हैं, अलोंग द रिवर, they are at threat, they are at risk। इसके साथ साथ जो है अगर मंगला और तरबेला डैम की बात की जाए तो तरबेला अभी भी 100 मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी पे है, मंगला भी जो है 97 कैपेसिटी पे है, विच इज अ गुड साइन। इसके साथ अगर हम अपर कैचमेंट में अपने जो डैम्स की बात करें, सुतलज पे जो फीड कर रहे हैं इंडियन साइड पे, दे आर ऑल्सो एट देयर स्टिल मोर देन 90% ऑफ स्टोरेज, बट अगेन वी डू नॉट एंटिसिपेट कि वहां पर कोई सिचुएशन अभी वर्स हो सकती है। द गुड थिंग कि अभी हमारे पास इस महीने में
कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं है। ये जो अभी करंट स्पेल चल रहा है, इट इज नॉट अ मॉनसून स्पेल। ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है, जिसमें हमने नॉर्थ ईस्टर्न खैबर पख्तूनख्वा ठीक है, व्हाट अबाउट कराची? कराची ने भी बहुत ही हिस्टोरिक रेन्स देखी हैं। अभी कोई स्पेल या कोई ऐसा सिस्टम दाखिल हो सकता है जो बारिश हो मजीद कराची में? नहीं, सितंबर में फिलहाल वी डू नॉट फोरसी एनी स्पेल, लेकिन अक्टूबर में अगर हम देखें तो वी माइट हैव सम लोकलाइज्ड स्पेल। हमने कुछ रीजनल मॉडल्स देखे हैं जिसकी निस्बत से हमें ये पता चला है कि इस साल अक्टूबर जो होगा इट इज बिट वेटर देन द प्रीवियस ईयर्स, जिसमें आपको पता है स्मॉग का भी एक बहुत ही प्रिवेलिंग इशू है, तो वी एक्सपेक्ट कि वो भी होपफुली शायद थोड़ा सा उसकी भी इंटेंसिटी कम हो। बाकी हम इसकी इंशाल्लाह मजीद जो है एनालिसिस करके अगर आप जल्दी से बता सकें कंफर्मेटरी सिर्फ कराची में कितनी बारिश हुई है, कितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी और एक्सपेक्टेशन से कितनी ज्यादा, एवरेज से कितनी ज्यादा बारिश हुई है, अगर आप जल्दी से ये बता सकें। देखिए, ये जो पूरा मानसून का स्पेल था, जिस तरह कि हमने मल्टीपल प्लेटफॉर्म के जरिए भी बताया था कि मानसून का स्पेल जो है वो इंटेंस होगा पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट साइड में, जिसमें वही पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और पर्टिकुलरली आजाद कश्मीर के इलाके, वहां पे ये सिस्टम थ्रू आउट मानसून में आपने देखा होगा कि इसका जो आगाज है वो भी केपी से और गिलगित से हुआ, जिसमें हमने क्लाउड बस्ट के इवेंट देखे। फिर हमारे ईस्टर्न रिवर कराची, सिंध एंड बलूचिस्तान दिस ईयर अल्हम्दुलिल्लाह दे वर प्रीटी मच सेफ। अभी हमने जो ओवरऑल कराची में देखी है, द मैक्सिमम रेनफॉल वाज नॉट मोर देन 100 मिलीमीटर, क्योंकि कुछ मकामात पे पिछले स्पेल में जो है वो 150 के करीब जो है वो रिकॉर्ड की गई थी बारिश। आपको पता है कि कराची एक ऐसा उसका लैंडस्केप ऐसा है कि वहां के 50 मिलीमीटर जो बारिश है, इट इज ऑल्सो ऑफ quite enough in quantity because of its landscape और low-lying areas normally irritate हो जाते हैं। But Zara, इंटरेस्टिंगली ये जो आप बता रही हैं कि 150 मिलीमीटर तक स्पेल गया था, लेकिन कैपेसिटी जो है वो 50 मिलीमीटर तक की है कराची की, इसीलिए शायद अभी तक हमें कराची की सड़कों के ऊपर जो है पानी खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। ज़रा थैंक यू सो मच हमें अपडेट करने के लिए, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या फोरकास्ट रहेगी और आगे आने वाले वक्तों के अंदर क्या क्या हो सकता है। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले कराची के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, जिसका जिक्र ज़ारा ने भी किया कि पानी तो खड़ा हुआ है, इंतजामिया की तरफ से कहा गया, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि इस पानी को निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक क्या किया गया है, एंड देन कराची की सड़कों का क्या हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, इस पर हमने तफसील से बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदी। जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता कर गए थे कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने बात करनी है। कराची की पहचान एक वक्त में कहा जाता था रोशनियों का शहर कराची को, और अब इसकी जो पहचान है कराची का कचरा है, कराची की टूटी फूटी सड़कें हैं, जिसका सब जिक्र करते हुए नजर आते हैं। और हम कई वीडियोज़ में, फुटेजेस में देख भी रहे होते हैं कि कराची का क्या हाल हुआ है। ज़रा सी बारिश होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल तबाह होकर रह जाता है, और वहाँ के जो लोग हैं उनका जीना, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर चला जाता है, फिर बिजली चली जाती है, फिर एक के बाद एक मसाइल जो है ना वो लोगों के लिए सामने। अच्छा, और कराची की सिचुएशन जो है ना, कराची में रहने वाले या जो कराची में रह चुके हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद वो सब कुछ महसूस किया होता है, देखा होता है। और सिचुएशन इस वक्त ये है कि कराची के लोग जो है ना, उन्होंने कचरों के साथ रहना, कचरे के साथ ज़िंदगी गुजारना, कि अगर कचरा कुंडियाँ बनी हुई भी हैं या कचरा नहीं भी उठा तो उसके साथ उन्होंने समझौता एक तरह से कर ही लिया। लेकिन बारिश जो हुई है ना, उसके बाद से जो सड़कें थी जो ऑलरेडी टूट फूट का शिकार थी, वो मजीद बह चुके हैं, जिसने शहरियों के सब्र का पैमाना जो है ना वो लबरेज करके रख दिया, और शहरी जो है ना वो बहुत ज्यादा बेयारो मददगार नजर आ रहे हैं। आप इमेजिन करें, सबसे पहले सुनवा दें कि शहरी सुनते हैं जी। होंगे तो मुश्किलात का शिकार तो होगा। सबसे बड़ा मसला है इमरजेंसी में एम्बुलेंस का मसला है, ठीक है ना, खवातीन का मसला है, बच्चों का मसला है। गाड़ी चलाना हमारे लिए बहुत मुसीबत हो गया, इतने गड्ढे हैं, बहुत परेशानी है, यहाँ कोई काम नहीं होता है। बारिश जब भी आती है लेकिन ये सारी सड़कें टूट जाती हैं, इसको रिपेयरिंग करने वाला कोई भी नहीं आता है। शेरशाह जाता है, गली चुरंगी, बकरा पीढ़ी, आगरा था, बिहार कॉलोनी की तरफ जाता है, मगर सारा इलाका इसी तरह खड्डों की तरह भरा पड़ा है। मिर्जा आजम खान रोड से लेकर के वो मणिपुर तक, इसमें इतने गड्ढे हैं कि कई लोगों की गाड़ियाँ गड्ढियाँ हो गई। रंगी इंडस्ट्रियल एरिया का सबसे मेन जोन है। 4 साल से कोई हालत इधर कोई तब्दील नहीं हो रही। कभी बारिश का पानी आया था, कभी नालों का पानी निकल कर आ जाता। अगर आप उस रोड पे देखें, नाले का पानी, बारिश का पानी एक बराबर आ गया। इस रोड में यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस रोड में इंडस्ट्रीज़ हैं, ये 1 वे रोड है, लेकिन गटर के पानी की वजह से 2 वे ट्रैफिक इस पे चल रहा होता है। काम होता है सिर्फ आरजी, टुकड़े टुकड़े जुगाड़ होती है, 2 टुकड़े उधर डाल दिए, 2 उधर डाल दिए।
शहरियों की जो दुहाई है वो आपने सुनी है। कोई कह रहा है कि भाई यहाँ से एम्बुलेंस किस तरह से गुजरेगी, ख़वातीन को मसाइल का सामना है और इस रोड पर बहुत सारी अहम यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, स्टूडेंट्स वहाँ से गुजरते हैं। फिर जो बाइक वाले ख़ास तौर पर जो रिक्शे पे ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए आप सोचें कि किस कदर कर्ब का टाइम होगा जब वो वहाँ से गुजरते हैं, ट्रैवल करते हैं। फिर कोई मरीज़ जब एम्बुलेंस जा रही हो या कोई अपनी गाड़ी में किसी पेशेंट को लेकर जा रहा हो, वो किस तरह से इस रोड से गुजरता होगा। क्या सिचुएशन यूनिवर्सिटी रोड की ना, जिसको एजुकेशन का हब भी कहा जाता है कराची का, की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ऐसी भी इत्तलात हम तक पहुंची कि लोगों ने इस टॉर्चर से बचने के लिए ना अपने घरों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है कि रोज़ाना जो इतने जुल्म से गुजरना पड़ता है तो इससे बेहतर है कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाएं। लोगों ने अपनी जॉब्स तब्दील करना शुरू कर दी हैं। और ये एक वादा उन्होंने किया ज़रूर, मुर्तज़ा वहाब ने, वो क्या वादा था वो ज़रा आपको सुनाते हैं। सड़कों की बुरी सूरत हाल के लिए बल्दिया उज़्मा कराची ने अपनी एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जिसके तहत हम हमारी 106 सड़कें जो हैं उसकी अस्तरकारी, उसकी तामीर वापस करेंगे और जहाँ जहाँ ट्रैफिक की रवानी उन पॉट होल्स की वजह से मुतासिर हो रही है उसको एड्रेस करेंगे। इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं और इंशाअल्लाह इतवार और पीर से हम उन 106 सड़कों की बहाली का काम स्टार्ट कर देंगे ताकि जो शहरियों को तकालीफ है, परेशानी है, उससे हम उनको छुटकारा दिला सकें। ये तमाम काम हमने बजट किया हुआ है और इंशाअल्लाह से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी रोड में तो अभी 1 से 1.5 साल उन्होंने कहा कि लगेगा, लेकिन जो बाकी 106 सड़कें हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है कि वहाँ पर मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। 1 सितंबर के बारे में कहा था, लेकिन डेफिनेटली बारिश की वजह से उस वक्त नहीं शुरू हो सका, तो 14 सितंबर से शुरू हो चुका है और वहाँ पर मरम्मत का काम भी किया जा रहा है। लेकिन मसला जो है ना अब वो है यूनिवर्सिटी रोड का, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड वाला मामला, इसकी कंस्ट्रक्शन BRT रेड लाइन कंस्ट्रक्शन जो है ये नया नहीं है, ये बनना शुरू हुई थी 2022 से। इसका प्लान उससे भी चंद साल पहले से बना था। तो भाई ऐसा क्या है कि ये सड़क या ये मंसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। हमने बुला लिया आज तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबूल साहब को, उनसे ज़रा डायरेक्ट पूछ ही लेते हैं कि भाई इसका मसला है क्या। नादिर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सड़कों के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी शहर की रगें होती हैं कि जब रगों से खून सही दौड़ता रहे तो जिस्म जो है ना वो सही तरह से ऑपरेट करता रहे, लेकिन अगर रगें चोक हो जाएं, जिस तरह से दिल की रगें बंद हो जाती है, लॉक हो जाएं, तो फिर शहर भी मुकम्मल ब्लॉक होकर रह जाता है। ये यूनिवर्सिटी रोड का मसला क्या है, क्यों इसके ऊपर काम मुकम्मल नहीं हो रहा? देखिए जी, बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया कि कोई भी शहर जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से पहचाना जाता है और एटलीस्ट सिंध गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि जिस तरह हमने शाहराह भुट्टो जैसा एक रोड बना के दिया जो अनफॉर्चुनेटली गलत प्रोपेगेंडा का शिकार रहा है बारिशों के बाद, हम पूरे शहर में इंशाल्लाह नए जदीद रोडों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, मास ट्रांजिट का नेटवर्क बिछाने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड पे बिल्कुल काम चल रहा है और मेयर ने खुद बिल्कुल एतराफ़ किया कि काम सुस्त रवानी से चल रहा है, मगर इंशाल्लाह ये विदिन 1.5-2 years कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अलग अलग इश्यूज आते रहते हैं। रखा गया था टारगेट, वक्त जो रखा गया था वो 2025-26 तक कहा था मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि 1 से 1.5 साल लगेगा। चले हम अंडरस्टैंड करें कोई इशू हो सकता है, हम सिर्फ वो इश्यूज जानना चाह रहे हैं कि क्या वजह है, जिसकी ताखीर की वजह क्या है, क्यों मुकम्मल नहीं हो सका। देखिए, एक इशू नहीं होता, कभी कभार इलाके के रहायशी आके कोर्ट में स्टे ले लेते हैं। इस रूट पे आई बिलीव जो सिविल एविएशन है उसने भी कोर्ट पे गई है कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स का खदशा उजागर किया है। फिर कभी कभार ड्रेनेज का इशू आ जाता है, जिस तरह आप लोग सब तनकीद करते हैं कि बारिश के बाद पानी खड़ा हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हम ड्रेनेज की लाइन बिछा रहे हैं। को या हम लोगों को तनकीद का शौक नहीं होता, हम तो लोगों के मसले जो फैक्ट्स होते हैं वही बता रहे होते हैं, उजागर कर रहे होते हैं, आपके सामने रख रहे होते हैं। लेकिन डिजाइन का कोई मसला नहीं, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब तो कहते हैं कि इसके डिजाइन के अंदर कोई इशू आ गया जिसकी वजह से अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। जी, वो सिविल एविएशन के साथ कोई इश्यूज आए थे, आई बिलीव वो कह रहे थे कि इसको थोड़ा सा रीड आउट किया जाए। तो इश्यूज आते रहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, तो उसको एड्रेस करना पड़ता है। कभी कभार जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसकी तरफ से कोई डिलेज आ जाते हैं, लेबर की तरफ से डिले, फिर बारिश आ जाती है तो काम रोकना पड़ जाता है। इश्यूज देखें एक नॉर्मल पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ एनी डेवलपमेंट वर्क है, बट एटलीस्ट हमारी कमिटमेंट ये है कि इसको जल्द से जल्द हम कंप्लीट करेंगे। हम भी इसी सड़क पे ट्रैवल करते हैं, मैं इसी शहर कराची में रहता हूँ, मुझे भी इश्यूज फेस होते हैं, तो आई अंडरस्टैंड व्हाट द पब्लिक इज गोइंग थ्रू। लेकिन वही तो बात है ना कि जो भी इश्यूज आ जाते हैं, जो
डिलेज आते हैं ना, आम बंदा उससे इफेक्ट हो रहा था, आम शहरी इफेक्ट हो रहा होता है, उसको इस चीज से कोई लेना देना शायद नहीं होता कि डिलेज आ रहे हैं, लेकिन क्यों आ रहे हैं वो ज़ाहिर इंतजामिया से पूछेगा, गवर्नमेंट से सवाल करेगा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आम शहरी के साथ मैं भी शामिल हूँ, हमारे सीएम साहब भी शामिल है, सब इसी रोड पे ट्रैवल करते हैं, हम कोई हेलीकॉप्टर से ट्रैवल नहीं करते विद इन कराची, हमें भी इन्हीं सड़कों पे ट्रैवल करना पड़ता है। तो वी आर कंप्लीटली कॉग्निजेंट ऑफ द इश्यूज द पब्लिक इज फेसिंग एंड वी आर कमिटेड टू डिलीवरिंग इट एज सून एज पॉसिबल। हम अपनी मर्जी, अपनी खुशी से वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम शामिल गुफ्तगू कर रहे थे, हमें ज्वाइन किया साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान साहब ने भी। वेलकम करेंगे आपको शो में। आपको क्या मसला नजर आ रहा है कराची का, ये जो सड़कों का जो एक एस्टिमेट दिया जाता है जी इतने टाइम में मुकम्मल कर ली जाएगी, लेकिन अगेन उस टाइम पीरियड में मुकम्मल नहीं होती, फिर एक और टाइम दे दिया जाता है, एक और टाइम फ्रेम दे दिया जाता है। अब उसको हम क्या समझें, ये जो 1.5-2 साल बता रहे हैं मेयर कराची, हम इसको 1.5-2 साल ही समझें या आपको लगता है कि इसमें कितना मजीद टाइम लग सकता है और प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि जब हम कहते हैं कि सड़कों की तामीर होने जा रही है, इसका मतलब क्या है। 2 तरह से सड़कों की तामीर होती है। एक ये होता है कि एक सड़क दोबारा से नई बनाई जाती है, उसके लिए एक स्कीम बनती है, उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग होती है, उसका हर चीज प्रॉपर होता है। आप ये वर्कआउट करते हैं इस पर ट्रैफिक कितनी चलेगी, इस पर कितना ट्रैफिक चलेगा, उस ट्रैफिक का लोड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एवरेजन क्या होगा, ये सारी। फिर उसके बाद उसका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या होता है जो हमारे यहाँ आमतौर पे होते हैं, मैं मतलब मुर्तज़ा वहाब साहब की बात बहुत ही खुशाइंद है कि हम जो है 106 सड़कों की कराची में तामीर की जा रही है, मगर अगर इसका मतलब सिर्फ पैचवर्क है तो याद रखिए गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डालोगे कचरा ही बाहर निकलेगा। सड़कें कराची की इस वक्त इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर लड़के बच्चे गिल्ली डंडा खेल सके। उनको अगर आपने पैचवर्क करके अगर आप उनको रिपेयर करने की कोशिश करोगे तो बाय द टाइम एक पैचवर्क करके आप दूसरे पे जाओगे, पिछले वाले पे कोई बारिश होगी, कोई चीज होगी, वो टूट जाएंगे। तो ये सारा के सारे वसाइल जो हैं ये बर्बाद हो जाएंगे। प्रॉपर डिजाइनिंग होनी चाहिए सड़कों की, प्रॉपर डिजाइन के बाद उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसके बाद उसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, फिर तो सड़कें जो है बचेंगी। और अगर आप ये नहीं करोगे तो उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ मुर्तज़ा वहाब साहब उस वक्त तक फिर मेयर होंगे नहीं, अगला मेयर आएगा वो पिछले पे डालेगा और ये तबाही हो। आपको क्या लगता है इसका ऑल्टरनेट फिर क्या बेहतर हो सकता है? आप कह रहे हैं पैच वर्क सिर्फ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी मसला होगा, बारिश होगी या ज्यादा पानी आएगा तो वो बह जाएंगी सड़कें। आप क्योंकि बेहतर समझते हैं इन मामलों को, तो थोड़ा कुछ सजेशन दीजिए। जी देखिए, समझने की जरूरत यह है कि सबसे पहले क्योंकि रोडें बहुत बुरी तरह से टूट गई हैं और वो नाकिस तामीर और नाकिस मटेरियल की वजह से टूटी, तो सबसे पहले तो इन सड़कों को मोटरेबल करना चाहिए। मोटरेबल करने का तरीका क्या है कि जहां पर भी गड्ढे पड़ गए हैं उनमें रोड़ी या बिटुमिन मिला हुआ माल डाल के उसको आप रिपेयर कर दें, पॉट होल्स भर दें। क्योंकि देखिए कराची शहर के पास को छोड़ दीजिए, न्यूयॉर्क शहर के पास भी वसाइल हमेशा महदूद होते हैं। जितनी चादर है आप उतने ही पाँव फैला सकते हैं। तो आप एक काम तो ये कीजिए कि फौरी तौर पे पैचवर्क कीजिए, खत्म कराइए। उसके बाद दूसरी तरफ जो नई सड़कें बना सकते हैं उनके लिए आपके पास जो वसाइल है सिर्फ 4 बना सकते हैं, कोई बात नहीं। आप मुर्तज़ा वहाब को अपने लोगों पे, शहरियों पे भरोसा करना चाहिए। बताएं कि मेरे पास 100 रुपए हैं, इस 100 रुपए में से 27 रुपए में खर्च कर रहा हूँ ताकि सड़कें मोटरेबल हो जाएं। बाकी जो मेरे पास 73 रुपए रह जाएंगे उनसे मैं ये 4 सड़कें बनाऊंगा, अगले बजट में 6 और बनाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है 106 बनाने की। 106 को मोटरेबल कर दीजिए और उसके बाद एक एक करके, और सड़क बगैर बरसाती पानी, बगैर नाली के बनाना एक मीनिंगलेस चीज है, क्योंकि सड़क का, बिटुमिन का, एस्फाल्ट का सबसे बड़ा जो कहना चाहिए आप ये कह रहे हैं कातिल है वो पानी होता है। बिल्कुल सही है। आप ये कह रहे हैं कि सारी सड़कें एक ही दफा शुरू करने से बेहतर है आप कम प्रोजेक्ट्स को शुरू करें, कम सड़कों पर हाथ डालें ताकि आप उसको बेहतर तौर पर कर सकें। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, इसी सवाल को लेकर हम जाएंगे। नादिर गबोल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या इस तरह से काम हो सकता है जिस तरह से फ़हीम साहब सजेस्ट कर रहे हैं। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नादिर गबूल साहब और फ़हीमुज़्ज़मान साहब से, और कराची की हालत ज़ार और सड़कों की मुरम्मत के हवाले से और नई सड़कें बनाने के हवाले से हम बात कर रहे थे, और उसके हल पर भी हमने बात की है। अभी जो 106 सड़कों की बात हुकूमत सिंध कर रही है, उनकी मुरम्मत का काम कहाँ तक पहुँचा है ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे गयासुद्दीन हमें ज्वाइन करें। गयास, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और कहाँ तक पहुँचा है मुरम्मत का काम? बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ और मरम्मती काम की अगर बात करें तो उर्दू बाज़ार के एक हिस्से में पेवर ब्लॉक्स लगाकर सड़क की इस्तरकारी और मरम्मत का काम कर दिया गया है, लेकिन ये दूसरा हिस्सा मेरे ख़ब में आपको नज़र आ रहा है, ये सोबराज अस्पताल की तरफ जाता है। और सोबराज अस्पताल जो कि एक बड़ा अस्पताल है जहाँ सेहत का मरकज़ भी है और किताबों की मार्केट है, उर्दू बाज़ार मरकज़ है। यहाँ पर सेवरेज की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। यहाँ पर सेवरेज का पानी सड़क पर जमा है, टूटी फूटी सड़कें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को मुश्किलात और परेशानी के साथ साथ माली नुकसान का सामना भी है। मरम्मती सड़कों की बात करें तो मॉडल कॉलोनी की मरकज़ी सड़क जो कि मनीर हॉल्ट से मॉडल कॉलोनी जाती है, जो सुपर हाईवे को जोड़ती है, उसका टेंडर हो गया है। वहाँ पर आने और जाने वाली दो तरफा जो सड़क है उस पर काम का आगाज़ होने जा रहा है और 10 करोड़ रुपए इसका फ़ंड रखा गया है। मेयर कराची से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि सेवरेज का काम पहले मुकम्मल किया जा रहा है, टेंडर फाइनल होने के बाद इस बिड कर दी जाएगी और बाकायदा तौर पे इस पे काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ 4K चौरंगी जो कि नॉर्दर्न बाईपास को जोड़ती है, वहाँ पर सुपर हाईवे पर जाने वाली जो सड़क है उसका टेंडर भी हो गया और हमने देखा कि एक साइड पर उस पर मशीनरी काम करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी साइड पर अभी मरम्मती काम नहीं हुआ, वहाँ पर भी पानी सेवरेज के मसाइल लोगों को सामना है। कराची के शहर के अंदर की बात करें तो यकीनी तौर पर बड़े मसाइल है, जिसमें यूनिवर्सिटी रोड का जिक्र काबिल ज़िक्र रहता है, हर दफ़ा रहता है और इसी पे सवाल किया जाता है, जिस पर मेयर कराची कहते हैं कि 2 साल मज़ीद लग सकते हैं यूनिवर्सिटी रोड को मुकम्मल होने में। और यूनिवर्सिटी रोड का हाल बहुत बुरा हाल है और बड़ी सड़क है, एक अहम सड़क है, बड़ी आबादी उस सड़क को इस्तेमाल करती है, दर्सगाहें वहाँ मौजूद हैं, बड़े तालीमी मराकज़ वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद यूनिवर्सिटी रोड ताहाल टूट फूट का शिकार है और एक बड़ा लेकिन इस चीज़ की खुशी हो रही है गयास कि ये जो 106 सड़कों के बारे में कहा गया है कि वहाँ पर मरम्मत का काम किया जाएगा, वहाँ पर फाइनली कुछ काम होता हुआ नजर आ रहा है। इट इज़ अबाउट टाइम। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि कराची की टूटी फूटी सड़कों की वजह से लोगों की भी टूट फूट का शिकार हो रही हैं और उसकी वजह से उनके सब्र का पैमाना जो पहले लबरेज होता था वो पैमाना भी टूटना शुरू हो चुका है। तो इट इज़ अबाउट टाइम, बड़ा ज़रूरी था। हमने आपको कराची की सिचुएशन, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों के बारे में अपडेट किया। अब हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और भी अहम सेगमेंट्स हैं हमारे पास, जिन पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में कुछ ऐसे मुआहिदे होते हैं जो ना सिर्फ 2 ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाते हैं, बल्कि पूरे खित्ते को उसकी सियासत, मईशत और फिर सलामती और दूरस असरात भी डालते हैं। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया दिफाई मुआहिदा जो हुआ है, उसमें एक ऐसा ही संगे मील उबूर हुआ है और इस मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक ने यह तय किया है कि अगर किसी एक मुल्क पर बैरूनी जारियत होती है तो दोनों मुल्कों पर वो हमला तस्वुर किया जाए। डेफिनेटली बहुत ही अहम कदम या अहम डेवलपमेंट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारे पॉलिटिकली तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे ही, रिलीजियसली भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, डिफेंस के लिहाज से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। ये अब किस नई समत की तरफ जा रहा है, ये नया मुआहिदा या MOU जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान साइन हुआ है, हमने सोचा कि इसके ऊपर बात करते हैं। और इस पर बात करने के लिए बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनालिटी जिनकी राय बहुत ही ज़्यादा है, उनको हमने आज मदऊ किया है। सीनियर पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा रहे हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, और इनके बारे में ये मशहूर है स्पेशली सिफारती दुनिया के अंदर कि बहुत ही नरम खू, सॉफ्ट स्पोकन है, इन्फ्लुएंशियल है और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलने वाले इंसान हैं। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं एंड आई एम ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। सर, हमें पता है कि आपकी जो पॉलिसी रही है या जो आपकी अप्रोच रही है वो हमेशा ये रही है कि कोई भी मामला जो है वो जंग से हल नहीं होना चाहिए, बल्कि मुज़ाकरात से, बैक चैनल डिप्लोमेसी से हल होना चाहिए। लेकिन जब जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जाए तो उसके लिए तैयारी भी पूरी की जाती है। तो ये डेवलपमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा जो है, इसको हम उस तैयारी के तनाजुर में देख सकते हैं? जी हाँ, इसको मैं कुछ इस तरह करूँगा। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, डिप्लोमेसी ओनली 2 कैन टैंगो। एक बंदा अकेला नाच नहीं सकता, तो अगर पीस का नाच नाचना है तो उसके लिए मैंने 2 प्राइम मिनिस्टर से डील किया है, जो एक बीजेपी के थे वाजपेयी साहब और एक कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह। और हमने मनमोहन सिंह साहब के दौर में कश्मीर के मसले का जो खाका था हल का तैयार कर लिया था, तो वो, लेकिन 2 साइड्स अवेलेबल थी। मोदी साहब जो हैं उनकी पॉलिसी
जनरली मुसलमानों के खिलाफ, और वो समझते हैं इससे उनको वोट भी मिलता है। उनका पुराना इस सिलसिले में एक ख़ास रवैया है मुसलमानों की तरफ। तो उसमें जब मैंने कहा ना कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि मैं तो इसके हक में हूँ, पाकिस्तान इंडिया का अमन होना चाहिए, लेकिन अमन के एक तरफ से ना तो कमज़ोरी से आता है, इसलिए मेरी किताब का नाम था नीदर हॉक नॉर डव, यानी कि ना आपको हक ना ही हॉक बन के भी अमन नहीं होता और डव बन के तो बिल्कुल ही नहीं होता। कमजोर लोगों से कोई अमन नहीं करता। तो इसलिए बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है और इसके कुछ मुहर्रिकात हैं। मैं मेरी जबान लड़खड़ाती हुए ये कहते हुए कि मोदी साहब ने 3-4 एहसानात पाकिस्तान पे ऐसे कर दिए हैं जो कि शायद उनको बहुत तकलीफ दे बाद में लगे। पहला उन्होंने ये किया कि आर्टिकल 370, और ये मैंने उस वक्त लिखा था और उस वक्त छपा था और मेरी किताब जो अगली आ रही है उसमें भी होगा, वो ये कि इन्होंने जब आर्टिकल 370 को ख़त्म किया है तो उस वक्त इन्होंने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, यानी 2 मुल्कों पे हमला कर दिया इन्होंने। और चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने बड़ा सख्त एतराज किया, और जब वहाँ जयशंकर साहब गए तो वांग यी साहब ने कहा कि आपने हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे हमला किया, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। कश्मीर तो हमारा है ही डिस्प्यूट। तो एक तो उन्होंने ये एहसान किया कि चीन और पाकिस्तान पहले से ही बहुत करीब थे, लेकिन उन्होंने हमें बहुत ज्यादा करीब कर दिया। दूसरा उन्होंने ये किया कि जब उन्होंने जंग मसल्लत की पाकिस्तान पे 4 डे वॉर, उसके 3 दिन के बाद मैंने मजमून लिख दिया था और 50 मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, उसमें मैंने रिकॉर्ड पे कहा था कि मार्क माई वर्ड्स, ये जियो स्ट्रेटेजिक हालात खत्ते का ही बदल देगा। और वही हो रहा है। क्यों? उसकी एक वजह है, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है ये जवाहरलाल नेहरू साहब की पॉलिसी नहीं लेके चल रही। नेहरू साहब की या कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी वो फलस्तीन के हक में थी, वो थर्ड वर्ल्ड थे के थर्ड वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ से अलाइंड थी। कमाल यह है कि हिंदुस्तान की हुकूमत कहती है कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं और अलाई करते हैं ग्लोबल नॉर्थ से। 80% आबादी ग्लोबल साउथ की है, यानी डेवलपिंग कंट्रीज की, और सारी इनकी पॉलिसीज कि जी इजराइल के हक में है, फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, हम फिर ये कह सकते हैं ना, इंडिया ने स्पेशली मई में जो किया वो लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। कोशिश तो उन्होंने की थी बिल्कुल वैसे इजराइल ने जैसे गजा के ऊपर अपनी धाक बिठाई हुई थी, जिस तरह से उसको लेकर चल रहा था, उनको लग रहा था कि पाकिस्तान के साथ भी वो इसी तरह से नहीं, लेकिन जो सयाद आ गया वाली कहानी से कहानी नहीं, वो पूरी नहीं होती कहानी। ये इसलिए हो गया है कि इनका ये जो इन्होंने झूठा एक प्रोपेगेंडे के जरिए और उस वक्त वेस्ट का मीडिया इन्हें सपोर्ट कर रहा था, ये इंप्रेशन दे रहे थे कि ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, और वो हमारे अरब भाइयों को भी मरूब करने की कोशिश कर रहे थे। जब भांडा खुल गया यहाँ तो उन्हें पता खाक नेक्स्ट प्रोवाइडर है। ये तो अब मैक्सिमम ये कहा जा सकता है, क्योंकि मैं जची तुली जबान बोलता हूँ कि मिलिट्रीज दोनों एट पार हैं और एयरफोर्स हमारी सुपीरियर है, तो क्या खाक ये नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है? बिल्कुल तो सबको समझ आ गई कि एक ही मुल्क है। हाँ जी। अच्छा कुजूरी साहब, ऐसे में अभी ये जो मुआहदा है, मैं चाह रही हूँ आप इसके कॉन्टेक्स्ट में भी अगर बताएं कि ये वक्त की ज़रूरत तो था ही। वैसे तो पाकिस्तान अपना जो डिफेंस है उसका अपना निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है, सऊदी अरब का अपना निज़ाम है, लेकिन ये जो अलायंस हुआ है, दिफाई अलायंस, आपको लगता है कि दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं, या दुनिया इसको किस नज़र से देख रही होगी अभी? देखिए, इसमें जो 2-4 इश्यूज उठते हैं मैं सबको एड्रेस कर देता हूँ। एक तो ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं बहुत अच्छे हैं, उनका ट्रेड को 40 बिलियन है, हमारा कोई 4 बिलियन के करीब है, वो इकॉनमी भी हमसे बहुत बड़ी है, मैं तो ये मानता हूँ, मैंने तो कभी भी डिनाई नहीं किया। उनकी तो फौज भी बड़ी है, लेकिन फौज बड़ी जो है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि हमने अपना दिफा का पूरा इंतजाम किया हुआ है। अब पॉइंट ये आ रहा है कि लोग पूछते हैं हिंदुस्तान अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे दोबारा हमला करता है अपने, और ये मुमकिन है कि ये पार्टी जो है वोट लेने के लिए सब कुछ कर सकती है बीजेपी की, तो सऊदी अरब क्या करेगा? तो मेरा पहला जवाब तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी की सपोर्ट नहीं, हम खुद अपना दिफा कर सकते हैं, नंबर 1।
नंबर 2 जो हमें फायदा हो गया है, एक नफ्सियाती बहुत बड़ा फायदा हो गया है कि अगर जंग लंबी हुई और हमें किसी किस्म की सपोर्ट की जरूरत हुई तो ऐलान नहीं करना पड़ेगा, जो भी डिजायर्ड है वो खुद ही होता जाएगा। आई कांट स्पीक मोर ओपनली, इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे हमें कोई जरूरत नहीं कि सऊदी ट्रुप्स यहाँ आके लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 25 करोड़ की आबादी है, ट्रेंड हमारी फौज है। हम हिंदुस्तान से कई जंगों में देख चुके हैं कि 1 इंच हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सका, हालांकि हमसे 6 गुनी बड़ी फौज है, 10 गुनी बड़ी इकोनॉमी है, 3-4 गुना बड़ी फौज है, 10 गुनी इकोनॉमी है। इतनी जंगें हुई हैं 1971 के अलावा, जहां लॉजिस्टिकली सपोर्ट ही नहीं किया जा सकता था वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान। जितनी जंगें इंक्लूडिंग 71 कुछ भी नहीं कर सकी हिंदुस्तान की बड़ी सही बात कर रहे हैं, कश्मीर पे, एलओसी पे या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना कसूरी साहब आप सामने रख रहे हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो हमें रिक्वायरमेंट है बिल्कुल होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा कसूरी साहब, सऊदी अरब के बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिका का भी बहुत अच्छा एलाई है, इवन पूरे गल्फ के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छे ताल्लुकात के बावजूद इसराइल अटैक कर देता है कतर पर और वहां पर हमास के लीडर्स को निशाना बनाता है। आपको क्या लगता है कि इस चीज़ ने ट्रिगर किया, इस अटैक ने ट्रिगर किया कि सऊदी अरब ने कहा कि पाकिस्तान ने, क्योंकि अभी रिसेंटली अपने आप को साबित भी किया है कि हम बड़े अच्छे तरीके से अपना दिफा भी कर सकते हैं और अगर किसी के दिफा में खड़े हो जाए तो सबको पीछे कर सकते हैं, तो उसने ट्रिगर किया है इस मुआहिदे को, हम ये कह सकते हैं? जी हाँ, मैंने ये आपको कहा एक हिस्सा तो वो है, दूसरा हिस्सा ये है कि इजराइल और इंडिया बिल्कुल नक्की हो गए और इजराइल ने जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन और जो जेनोसाइड हो रही है गाजा की, उसके ऊपर इंटरनेशनल ओपिनियन का कोई परवाह नहीं की। और तो और अमेरिकन, मुझे नहीं पता, इस बहस में मैं नहीं पढ़ता कि जी ट्रम्प साहब को पता था, उनको बताया गया था वगैरह वगैरह। ये अननेसेसरी और यूजलेस बहस है। इससे की वजह क्या है कि जब आपको सच पता ही नहीं चलेगा, इतने इफ्स एंड बट्स हैं, आपको ये भी अस्यूम कर लें पता था या नहीं पता था, इट मेड जीरो डिफरेंस, क्योंकि बोथ सिचुएशंस आर टेरेबल। पता था, नहीं रोका, नहीं पता था, इसका मतलब इजराइल ने कहा हमें जरूरत ही कोई नहीं, हम अपना फैसला खुद करेंगे। इसमें हो यह गया है कि अमेरिका तो एक सुपर पावर है, उसको पाकिस्तान से क्या खतरा है, उसको सऊदी अरेबिया से क्या खतरा है, उसको तो अड्डे सऊदी अरेबिया में भी हैं, उसके बहरैन में बहुत बड़ा अड्डा है, कतर में बहुत बड़ा अड्डा है, उसको हमसे कोई खतरा नहीं है। और ये एक डिफेंस अलायंस है, हमने किसी पे हमला तो नहीं करना। जो खतरा है वो ये है कि बारी बारी वो जो ग्रेटर इजराइल का जो प्रपोजल, उनका आइडिया है, मैप है जैसे हिंदुस्तान में अखंड भारत का है, तो वो बारी बारी मुख्तलिफ मुल्कों को अपना हदफ बना रहे हैं। 6-7 मुल्कों, इस्लामी मुल्कों पे जो उनके करीब है उन पे हमले भी कर चुके हैं। उनको वार्निंग देनी है कि अगर हमारी फौज पहले उनके बॉर्डर पे, तबूक जो उनका बॉर्डर है सऊदी अरेबिया का और जॉर्डन का, अगर हमारी फौज 80 की दहाई में एक ब्रिगेड वहां बिठा सकती है तो हम डिवीजन भी बिठा सकते हैं। तो अब मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने हमसे मांगा है, हो सकता है उनको इसकी जरूरत ही ना हो, लेकिन इजराइल को यह पता है कि बवक्त जरूरत पाकिस्तान अंडर द ट्रीटी, आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग ऑफ एक और जानबूझ के जो पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतें हैं वो कह जी ये तो न्यूक्लियर है, वो और न्यूक्लियर की क्या जरूरत है भाई, जब हमने माजी में इजराइल से के खिलाफ पावर भी दिखा दिया ना, शाम की पाकिस्तान शो ऑफ पावर भी दिखा चुका है। और अब क्योंकि हरमैन शरीफैन का भी मामला है, हमारे दीन की, हमारी रिलीजियस एक गैरत अगर हम गए उसका भी मामला है, तो डेफिनेटली ये दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इन द एंड कसूरी साहब, आप कुछ भी कहना चाहें इस मुआहिदे के बारे में, या अमेरिका क्या सोच रहा होगा इस मुआहिदे को देखते हुए, किस तरह से ले रहा होगा इसको? अमेरिका में 2 ओपिनियंस होंगे, एक जो है जो रिपब्लिकन राइट है, और वो समझ लें जो क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट का जो एक तबका है, और वो सिर्फ इजरायली लॉबी नहीं है, लोग गलत फहमी कहते हैं इजरायली लॉबी ये है वो है, वो भी इजरायली लॉबी किस बात पे फुदकती है, उसको सपोर्ट बहुत बड़ी है क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट की। वो कहते हैं हजरत ईसा नमूदार दोबारा होंगे जब ये लोग अपने होमलैंड में वापस चले जाएंगे। अब ये दूसरी बात है कि उसमें बड़ी थेरीज है, उसके बाद यहूदियों का क्रिश्चियंस क्या करेंगे, मैं मजहबी बहस में नहीं पढ़ रहा, लेकिन कहा यह जा रहा है एवेंजलिस्ट की तरफ से कि होमलैंड ये जाएंगे तो उसके बाद
जीसस क्राइस्ट की दोबारा ज़हूर पजीर होंगे। इसका फायदा उठाते हुए नेतन्याहू जो है हर पार्टी चाहे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक उनको प्रेशर डालता है। उसको ये पता है कि ये हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने वोटरों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका में ये बहस शुरू होगी, रिपब्लिकन पार्टी में कम, डेमोक्रेटिक पार्टी में तो बहुत ज्यादा हो जाएगी कि भाई ये इसने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया इस नेतन्याहू ने। ये तो हमारे जो 100 साल की गारंटी थी, ये मोर देन 100 इयर्स, जब इब्ने सऊद जो बादशाह फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, उन्होंने अमेरिका के साथ मुआहिदा किया था, उसके तहत इट इज मोर देन 100 इयर्स अमेरिकन गारंटी वाज कंसिडर्ड गोल्ड। ही हैज टर्न्ड दैट गारंटी इनटू डस्ट। ये जो नेतन्याहू अब उस गारंटी की अगर किसी ने घटाया है, पाकिस्तान ने तो नहीं घटाया, सऊदी अरब तो नहीं घटाया, ब्लेम करना है तो इजराइल को करें। और अमेरिका को कोई डर नहीं है, अमेरिका के अड्डे हर जगह पे हैं और हमारे अमेरिका से ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अमेरिका समझ जाएगा कि ये उसके खिलाफ नहीं, ये इजराइल को रोकने के लिए है। ऐसी सारी सूरत हाल में ना पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात हमारे नई बुलंदियों पर जा रहे हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया ओवरऑल जो ताल्लुकात तमाम ममालिक हैं और खासतौर पर सऊदी अरब और अमेरिका के जो ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी हैं। हम एक ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद सेगमेंट्स पर बात करेंगे, हमारे साथ। This segment is brought to you by Allied Bank Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से सिर्फ सफारती नहीं, मजहबी नहीं, दीगर बुनियादों पर भी हमेशा से रहे हैं और इनका एक नहायत अहम पहलू मुआशी ताउन भी है। जिस तरह से दोनों ममालिक ने मुश्तरका दिफा के लिए स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कायम किया, उसी तरह मईशत के मैदान में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हमेशा से साथ दिया है, माजी में तो इसी तरह ही हुआ। रेमिटेंसेस बहुत बड़ी मिकदार में आती रही हैं सऊदी अरब से, इसके साथ साथ सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान का हमेशा बड़ा साथ दिया जाता रहा है। तो हमने सोचा थोड़ी सी जरा पास्ट की तरफ जाते हैं, तारीख देखते हैं कि क्या रही है पाकिस्तान और सऊदी अरब की, और अब इस मुआहिदे के बाद क्या कोई नया हम पहलू भी देखेंगे इन ताल्लुकात के अंदर। ये जानने के लिए हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये मुआहिदा हुआ है, इसकी तारीख थोड़ी सी पहले बता दीजिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब की क्या रही है। हमें पता है बड़ी अच्छी रही है, लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे एंड देन विल टॉक अबाउट फ्यूचर। मुख्तसर 1974 में जब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उससे 3 साल पहले हिंदुस्तान से जंग हमारी हुई थी, उस मौके पर बैनुल अक़वामी इस्लामिक समिट लाहौर में मुनक्कद हुआ और उसके लिए सारी की सारी रकम सऊदी अरब से आई। अच्छा। 80 की दहाई में 1981 में ख़ास तौर पे सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए जो पहली खेप आई थी 40 F-16s की, उसके लिए $1.1 अरब सारी की सारी रकम दी। 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुए, तो उसके बाद 3.5 साल तक उन्होंने हमें उधार पे तेल दिया। हम पे सैंक्शंस भी लगी हुई थी, जब बैनुल अक़वामी सैंक्शंस लगी हुई थी और हम किसी पोजीशन में नहीं थे वो टेस्ट करने के लिए। सऊदी अरब ने साथ दिया, सऊदी अरब ने साथ दिया। और फिर 3.5 साल बाद प्रेसिडेंट मुशर्रफ की विजिट के बाद वो जो उधार था वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद भी आज तक वो हमारी मदद करते आए हैं। इस वक्त भी इतलात ये हैं कि उन्हें दिलचस्पी है पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की, और ख़ास तौर पे SIFC के हवाले से माजी में ये खबरें आती रही हैं कि वो पाकिस्तानी ज़राअत में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। मसलन एक छोटी सी मिसाल है, सऊदी अरब में हर साल आज़मीन हज लाखों की तादाद में जाते हैं, लेकिन एक ज़माने में मुझे बताया गया था कि उनके लिए जो कुर्बानी के लिए जानवर आते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। हम तो बिल्कुल सऊदी अरब के साथ बैठे हुए हैं, अगर हम अपनी क्वालिटी बेहतर कर लें लाइव स्टॉक की, तो हम यहाँ से वो पूरी की पूरी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। और भी इसके अलावा सऊदी अरब सरमायाकारी किन किन शोबों में करना चाहता है, इंटरेस्टेड है? ज़राअत की तो आपने बात की, इसके अलावा भी, और हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं इस मुआहिदे के तहत? इस वक्त तो उनकी दिलचस्पी के हवाले से इतलात ये हैं कि वो ज़राअत के अलावा पेट्रोकेमिकल्स का नाम आता है, फिर उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल आउटलेट्स का भी है कि वहाँ पे बतौर इन्वेस्टर्स वो आ सकते हैं। और फिर एक बहुत बड़ी जो उनके पास ज़रिया है सरमायाकारी करने का, वो उनका पैसा है। वो अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर और पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए रकम मुहैया करें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और उसके बदले में हम अपनी सपोर्ट और अपना डिफेंस जो है ना, जो हमारे फौजी जवान है वो भी वहाँ पर बेच सकते हैं। खैर बहुत शुक्रिया। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद, अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डिफेंस जो है ना वो जुड़ा होता है इकोनॉमी के साथ, और इकोनॉमी तभी बेहतर होगी जब आपका मुल्क जो है ना वो महफूज होगा और लोगों को पता होगा, दुनिया को पता होगा, इन्वेस्टर्स को, कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना जो है ना वो सेफ है। तो वो हमें नज़र भी आ रहा है इस अहम डेवलपमेंट के बाद। वक्त हो चुका है ख़त्म, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छा सा अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।